हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आप सामने लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 लेसन नंबर 5। लेसन 5 बहुत बड़ा है, इसलिए मैं उसको पार्ट्स में लेकर आई हूँ। तो हम पहले वाले पार्ट पे बात करेंगे कार्यपालिका के प्रकार एवं विशेषताएं, क्या होते हैं उसके कार्य, क्या होती है उसकी विशेषताएं, क्या है उसका महत्व, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्यपालिका। देख, कार्यपालिका कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। कार्यपालिका सरकार का एक वैसा अंग है जो विधानमंडल द्वारा जो भी कानून बनाता है, नियम बनाता है, उनको क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिका ही करती है। और कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्य का अध्यक्ष होता है। अगर हम बात करें कार्यपालिका के बारे में तो कार्यपालिका को ये भी कह सकते हैं कि ये सरकार का वो अंग है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा है सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाती है, न्यायपालिका जो उसको लागू करवाती है, कार्यपालिका जो उनको क्रियान्वित करवाती है। ठीक है, तो ये हमारा सरकार का हो गया। सरकार का ये ऐसा भी अंग है जो नियमों को, कानूनों को लागू तो करवाता ही है, प्रशासन का काम भी करवाता है। जो भी प्रशासन काम जो होते हैं वो कार्यपालिका द्वारा ही होते हैं। जो भी कानून या नियम जो भी होते हैं वो कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री ही नहीं, जबकि प्रॉपर एक प्रशासनिक सेवा के लोग यानी कि सिविल सर्विसेज के भी सारे के सारे लोग आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इसी में आते हैं। कार्यपालिका की 2 कार्यकारिणी तरीके से काम करती है, एक राजनीतिक है और दूसरी है कार्यकारी। तो राजनीतिक का मतलब क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान एवं उनके मंत्री आते हैं जो कि चुने जाते हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आप बस एक अच्छे से ध्यान रख लें कि जो राजनीतिक कार्यकारी है, राजनीति, आपको राजनीति समझ में आ गया? ये देखिए, आप सब इसको ध्यान से देखिएगा। राजनीति, तो राजनीति से जो मतलब हो गए वो कौन हो गए? जनता के द्वारा चुने हो गए। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है हमारा स्थायी कार्यपालिका। स्थायी का मतलब आप देखिए अब ध्यान से, जो स्थायी है आपकी, स्थायी का मतलब ये स्थायी हो गया। इसका मतलब होता है कि जो लोग अपने पद पर बने रहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जिनको नियुक्त किया जाता है, यानी कि उनका प्रॉपर एग्जाम होता है या इंटरव्यू होता है और उसके द्वारा इनको चुना जाता है, तो ये लोग अपने पद पर हमेशा बने रहते हैं। प्रॉपर तरीके से इनके 60 साल की एज होती है, वो प्रॉपर रिटायर होते हैं। तो ये होता है स्थायी कार्यकारी। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद करेंगे क्या होते हैं इसके कार्य। सरकार की नीतियों को लागू करना एवं विधायी निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों पे अमल लाना, ये काम होता है। दूसरा है हमारा कार्यपालिका कानून निर्माण प्रक्रिया में सरकार की सहायता करती है। देखो, सरकार ने क्या किया, कानून बना दिया। जैसे कि एक मैं आपको कानून बनाती हूँ, बहुत इजी है, आपको समझ में भी आएगा कि सरकार ने कानून बनाया है कि आप लोगों को आज के टाइम पे कोरोना की वजह से मास्क पहन के निकलना है घर से बाहर। ठीक है, या फिर आप लोग जो कार ड्राइव करें तो सीट बेल्ट पहन के आपको कार ड्राइव करनी है। अब ये तो सरकार ने कानून बना दिया, पर इसको आगे क्रियान्वित कौन करता है? कार्यपालिका। क्योंकि जो भी वो कार्य नहीं करेगा, यानी कि जिसने भी मास्क नहीं पहना होगा, ये जो कार चलाते वक्त जिसने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी, उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसको जुर्माना भरना पड़ेगा और उसको न्यायपालिका भेज दिया जाएगा। न्यायपालिका में उसके ऊपर जुर्माना होगा या उसको कोई सजा हो सकती है। तो यानी कि कार्यपालिका के द्वारा काम किया गया, उन लोगों को पकड़ा गया, उन पर जुर्माना ठोका गया। तो ये वाला काम होता है। तीसरा है विभिन्न प्रकार के समझौतों का निष्पादन करना। जो भी समझौते होते हैं, संधियां होती है, उनको कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। एक और मैं आपको बता देती हूँ कि कार्यपालिका सभी देशों में राज्य के अध्यक्ष की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर भी माना जाता है। ये किसी युद्ध में भाग नहीं लेता, लेकिन इसको सर्वोच्च माना जाता है। जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं उनको सर्वोच्च माना जाता है इस चीज़ के लिए। अब हम आते हैं प्रकार के बारे में। प्रकार आप देख लीजिए, 3 प्रकार के होते हैं: संसदीय, अध्यक्षीय, अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली, अध्यात्मक प्रणाली। ये ध्यान से देखिएगा। संसदीय प्रणाली में क्या क्या होता है? संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है, जैसे कि भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसे देशों में ये सब उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा हमारा आता है अर्ध अधिशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं, लेकिन उनमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं।
जैसे कि फ्रांस और रूस और श्रीलंका में ये व्यवस्था पूरी तरीके से दी गई है। दूसरा है, रूस में भी ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री सरकार द्वारा की जाती है। जैसे हमारे भारत का आप देख लीजिए, वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है पूरा मंत्रिमंडल करता है, यानी कि असलियत में उनको चुनने का अधिकार किसके पास हो गया? प्रधानमंत्री के पास हो गया। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्धआदेशात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें पद से हटा नहीं सकता, क्योंकि वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा जो लास्ट पॉइंट है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसमें हमारा आता है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इसमें अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका जैसी व्यवस्था पाई जाती है। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, आप अमेरिका में देखिए और हमारे भारत में देखिए, मीटिंग किन के बीच में हुई थी? भारत में हमारे प्रधानमंत्री के बीच में हुई थी और उधर अमेरिका में राष्ट्रपति के में हुई थी। यानी कि वहाँ पे वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है? अमेरिका में राष्ट्रपति के पास है। और हमारे यहाँ पे यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास है? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो दोनों में आप दोनों कंपैरिजन करके देख लिया। जब आप आगे पढ़ेंगे, जब भी कभी आप आगे पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो तुलनात्मक राजनीति का एक टॉपिक आता है, उसमें सब चीज़ें आपको ठीक से ब्रीफली समझाई जाती है। लेकिन बिल्कुल छोटे में आप ही देख लीजिए, जब भी आप न्यूज़ देखते हैं तो आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आता होगा कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी मीटिंग करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि यहाँ पर अध्यक्षात्मक, अर्धअध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली में डिफरेंस आ जाता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय कार्यपालिका की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार ये सरकार का वो क्रियान्वयन हुआ था। राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान होता है, नो डाउट, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान है, लेकिन वास्तव में सारी की सारी शक्तियाँ किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में है। दूसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ऑब्वियसली पूरा प्रधानमंत्री का नेतृत्व किया जाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के हाथ में ही सारी शक्तियाँ दी होती हैं। और मंत्रिमंडल किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया जाता है, या फिर प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल बनाते हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमारे यहाँ पे यानी कि भारत में 2 सदन है, एक है उच्च सदन और एक निम्न सदन, जिसमें कि राज्यसभा जो है हमारा उच्च सदन माना जाता है, लोकसभा हमारा निम्न सदन माना जाता है। तो उसमें जो हमारा निम्न सदन है लोकसभा, वो जो कि भंग हो जाती है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, तो दोबारा से मंत्रिमंडल व्यवस्था व्यवस्थित की जाती है लोकसभा के चुनावों के द्वारा। तो वो सारे के सारे के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जो हमारी सेंटर में सरकार बनती है वो उसी के द्वारा बनती है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है राजनीतिक समरूपता। देखिए, राजनीतिक समरूपता का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जनता के द्वारा भी लोगों को चुना जाता है, इसके अलावा नौकरशाही प्रवृत्ति भी है। तो इससे एक बैलेंस बना रहता है कि हर कोई ऐसा नहीं है कि जो बिना क्वालिफिकेशन के आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड ही लोग आ रहे हैं, मतलब हर तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं। तो एक समरूपता बनाई जा सकती है और बनी रहती भी है। आई होप सो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात होगी, राष्ट्रपति के पद के बारे में बात होगी। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।